हाँ जी स्टूडेंट्स, पॉलिटी का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो लेक्चर है हमारा प्रियम्बल के बारे में है। आज हम अपने भारतीय संविधान का प्रियम्बल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रियम्बल को रीड करना बहुत ज़रूरी है। प्रियम्बल की शुरुआत कैसे होती है, कैसे इसको पढ़ना है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, भारत का संविधान, इसकी उद्देशिका, प्रियम्बल को क्या बोलते हैं? उद्देशिका भी बोलते हैं, प्रस्तावना, प्रस्तावना भी कहा जाता है। उद्देशिका भी कहा जाता है, प्रस्तावना भी कहा जाता है, प्रियम्बल भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत जो है किन शब्दों से होती है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग शब्दों से इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। इसमें क्या कहा गया, सुनिए ध्यान से। कहते हैं हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ध्यान में रखना, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आगे बढ़ते हैं। उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, ये भी ध्यान में रखना है, 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी सम्मत 2006, सम्मत कौन सा? 2006। ये 2006 क्यों लिखा ये भी मैं बताऊंगी। को एतैद इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। मतलब कि हम जो संविधान सभा जो मेंबर थे, उन्होंने ये क्या कहा कि हम जो भारत के लोगों के लिए, जो भारत के लोग हैं वो ही क्या है? संविधान की असल शक्ति है। ठीक है जी। ये सारे के सारे आपने प्रियम्बल के बारे में ये लाइनें पढ़नी है और इसके एक एक शब्दों की व्याख्या भी आपको जाननी होगी। पहली बात कि प्रियम्बल जो शब्द है वो कहाँ से आया, मतलब हमने प्रियम्बल जो ऐड किया अपने भारतीय संविधान में, ये कहाँ से ऐड किया, ये आइडिया हमने कहाँ से लिया है। अब ये देखिए कि जो भारतीय संविधान है उसको उधार का थैला बोला जाता है। कितने ही कंट्री के संविधानों को पढ़ने के बाद हमारे संविधान में उनकी अच्छी अच्छी बातों को क्या किया? सम्मिलित किया गया। तो जो प्रियम्बल है इसका आइडिया हमने किस कंट्री से लिया भाई? किस कंट्री से? अमेरिका से, अमेरिका के संविधान से। और पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले अपने संविधान में प्रियम्बल शामिल किस कंट्री ने किया था? अमेरिका ने ही किया था। प्रस्तावना की भाषा, जो इसकी लैंग्वेज है, आपसे दो तरह के क्वेश्चन आएंगे कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो किस देश से लिया गया है, तो आप क्या बताओगे? अमेरिका से। और उसकी जो लैंग्वेज है उद्देशिका की, प्रस्तावना की, प्रियम्बल की भाषा कहाँ से ली गई है, तो आप क्या बताओगे? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और जो प्रस्तावना है वो किन शब्दों से स्टार्ट होती है, प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से होती है, तो आप क्या बताओगे? हम भारत के लोग, आपने ये बताना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, संविधान के परिचय अथवा संविधान का परिचय अथवा भूमिका को प्रियम्बल कहते हैं। इसमें संविधान का सार है। मतलब जब आप संविधान खोलोगे, जो पहला पृष्ठ प्रस्तावना पढ़ोगे, उसको पढ़ने से ही आप संविधान के अंदर लिखी हुई बातों का सार जान सकते हो कि ये किस तरह का संविधान बनाया गया होगा और संविधान बनाने वालों के मस्तिष्क में, यानी कि उनके दिमाग में क्या हो रहा होगा। आप प्रियम्बल को पढ़ के इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। तो हमारा प्रियम्बल कैसी बातें बोलता है? देखो कैसी बातें बोलता है। हमारा संविधान तो क्या कहता है? एक क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष
लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को किस तरह का न्याय प्रदान करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करता है। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है, आपको बोलेंगे भारतीय संविधान न्याय प्रदान करता है किस प्रकार का, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, ऐसा लिखा आएगा। 4 ऑप्शन आएंगी, तो आप क्या बोलोगे उसमें से कि सामाजिक भी है, आर्थिक भी है, राजनीतिक भी है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता की बात नहीं कही गई है। आपने ये ध्यान में रखना है, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने इसको पढ़ना है। तो ये सारा पढ़ने के बाद आपको संविधान सभा के मेंबर्स, जो संविधान सभा के लोग हैं, उनके दिमाग में उस टाइम पे भारत को लेकर, भारत के लोगों को लेकर क्या चल रहा था, किस तरह का वो अपना देश को बनाना चाहते थे, उनकी संकल्पना क्या थी, वो हम जान सकते हैं किसके द्वारा, उद्देशिका को पढ़ने से। आगे देखते हैं। भाषा होगी हमारा, इसको परिचय भी बोला जाता है, भूमिका भी बोला जाता है, यानी कि आप कह सकते हो फिल्म का ट्रेलर है ये जी, पूरी फिल्म का ट्रेलर भी बोल सकते हैं इसको, आम भाषा में आप समझने की कोशिश करना। आगे देखते हैं। कहते प्रख्यात न्यायविद एवं व संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, तो क्या बोलोगे, N.A. पालकीवाला ने कहा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाया गया और पेश किया गया एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। मतलब संविधान का बनाने का जो उद्देश्य है, जो झलकता है किसके अंदर, इसके अंदर, और ये संविधान सभा में पेश किसने किया था कि भाई इस तरह से एक उद्देशिका होनी चाहिए हमारे संविधान की, तो किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और कब किया था जी, 13 दिसंबर 1946 को संविधान की सभा में इसको प्रस्तुत किया जाता है। और ये पास कब हो जाता है, 22 जनवरी। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि उद्देशिका का प्रस्ताव किसके द्वारा और कब प्रस्तुत किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया और ये पास हो गया, इसको मान लिया गया भी, ठीक है जी, ऐसे होना चाहिए। ये कब, 22 जनवरी 1947 को। कहते इसे 42वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया। अभी तक प्रियम्बल को सिर्फ एक बार अमेंड किया गया, संशोधित किया गया, कब, 1976 में, 1976 में। अमेंडमेंट कौन से नंबर वाली थी, 42वें नंबर की थी, ठीक है जी। आगे देखिए। हाँ जी, तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, पूछेंगे भी 42वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया, तो 4 वर्ड दे देंगे आपको, तो आपको ध्यान में रखना है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है जी, सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। मैं आपको, मेरे बच्चों को मैं शॉर्ट ट्रिक में सिस करवाती हूँ। कई बार बच्चे व्हाट्सएप पे अपनी सिस्टर को क्या लिखते हैं, सिस लिखते हैं, तो सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, ये आपने ध्यान में रखना है इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने तीनों शब्दों को ध्यान में रखना है और आपको ये भी पूछ सकते हैं कि मूल उद्देशिका में ये शब्द नहीं थे, मूल उद्देशिका में ये शब्द नहीं थे, तो आप क्या बताओ, उसमें ऑप्शन दे देंगे गणतंत्र, लोकतंत्र, है ना, और समाजवादी, या इनमें से कोई नहीं। तो मूल जो उद्देशिका थी उसमें समाजवादी शब्द तो था ही नहीं, वो कब जोड़ा गया, 1976 में, 42वें संशोधन के द्वारा। इसी तरह से मतलब इनमें से एक डाल देंगे और पुराने वाले शब्दों में से 3 डाल देंगे, तो पूछेंगे कौन सा नहीं था, तो आपने ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, प्रस्तावना में 4 मूल तत्व हैं, देख लेते हैं कौन कौन से तत्व है भी। संविधान के अधिकार का स्रोत, मतलब संविधान को जो शक्तियां प्राप्त है,
ये कौन प्रदान करता है, ये संविधान कह सकते हैं, ये मिली कहाँ से। प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है, कि संविधान है लोगों से क्या करता है, शक्ति अधिग्रहित करता है, यानी इसकी वास्तविक शक्ति किसके पास है, लोगों के पास है। ठीक है जी। और भारत की प्रकृति कैसी है, कहती संविधान यह हमारी उद्देशिका क्या कहती है, ये घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। मतलब कि हमारे देश की राजनीति, मतलब कि हमारे देश का प्रकृति कैसी है। कोई जैसे इंसान होता है, उसका शांत स्वभाव देखकर उसका बारे में हम कह सकते हैं ना कि हाँ साधु स्वभाव लगता है भाई, और कोई थोड़ा सा चुस्त चालाक हो तो हम उसका क्या कहते हैं, इसका नेचर तो भाई चालाक वाला है। तो हमारे संविधान की जो उद्देशिका है ना, उसमें लिखे शब्दों के द्वारा हम हमारे भारत का क्या कर सकते हैं, उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव कैसा है वो जान सकते हैं। तो कैसा स्वभाव है जी, ये कहती है कि संप्रभु, संप्रभु का मतलब है कि मतलब ये शब्दों की व्याख्या आगे भी मैं कराऊंगी। मतलब भारत अपने आंतरिक और बाहरी मसलों पे खुद डिसीजन ले सकता है, हम किसी के अंडर नहीं हैं। ठीक है, संप्रभु, अपने प्रभु खुद हैं, हमारे ऊपर किसी का राज नहीं है। समाजवादी, मतलब समाजवादी शब्द को देख के लगता है बिल्कुल कि भाई यहाँ के लोग समाजवाद हैं, मतलब सबको साथ लेकर आगे बढ़ने वाले हैं, पूरे समाज का हित को लेकर समाज कल्याण की भावना रखता है। इन बातों से पता लगता है। धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं, वैसे यहाँ पे पंथ निरपेक्ष आएगा। फिर यहाँ पे जितने भी धर्म हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, उनका सभी को क्या है, समानता मिली हुई है कि मतलब राष्ट्र का कोई अपना एक धर्म नहीं, सभी को क्या है, इक्वली माना गया, सभी को संरक्षण प्राप्त है, सभी को क्या है, इक्वली माना गया। भी लोकतांत्रिक ऐसा तंत्र है हमारे यहाँ पर, लोकतांत्रिक दो शब्दों से मिलके बना है, लोक और तांत्रिक, लोगों का सिस्टम। मतलब इस शब्द को देख के लगता है कि यहाँ का जो सिस्टम है लोगों के द्वारा चलाया जाता है, तो वास्तविक शक्ति किसके पास, लोगों के पास हो गई। आगे देखते हैं गणतंत्र, यानी कि यहाँ का जो प्रमुख होगा, जो प्रमुख होगा, गणतंत्र का मतलब होता है जो प्रमुख है वो वंशानुगत ना होकर क्या होगा, लोगों द्वारा चयनित होगा। चयनित मतलब इलेक्टेड होगा। जैसे हमारे राष्ट्रपति क्या है, हमारे द्वारा चुने हुए मेंबर, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, एमपीज हैं, एमएलएस हैं, वो किसको चुनाव करते हैं, राष्ट्रपति का। तो हमारे देश का जो प्रमुख है उनका क्या होता है, चुनाव होता है, वो वंशानुगत नहीं है। और कोई भी ऑफिस, कोई भी ऐसा वो वंशानुगत ना होकर क्या है, मतलब गणराज्य उसको बोलते हैं, जहाँ पे प्रमुख क्या होगा, इलेक्टेड होगा। आगे देखते हैं। हाँ जी, संविधान के उद्देश्य, संविधान का उद्देश्य क्या कहता है, इसका उद्देश्य देख के ही पता लग जाएगा। इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता और संविधान के उद्देश्य हैं। सबको न्याय मिले, इक्वल है सारे, स्वतंत्रता सबको मिली, ये सारे आर्टिकल्स में भी मैं आगे करवाऊंगी आपको। समता, बराबरता, हर क्षेत्र में बराबरता। बंधुत्व, भाई बंधु की जो भाईचारे की भावना बढ़ाने वाला। तो ये चीज़ें देखकर हम अंदाज़ा लगाते हैं, वाह भाई वाह, हमारा देश कैसा है जो सबको साथ लेकर सबके साथ बढ़ता है आगे। संविधान लागू होने की तिथि क्या है जी, 26 नवंबर 1949 को तिथि को उल्लेखित करती है। संविधान लागू हमारा 26 जनवरी 1950 को हुआ। ठीक है जी। और संविधान बनकर तैयार कब हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। लागू होने की तिथि यहाँ पे नहीं है, ये ध्यान से करेक्ट कर लेना इसको, यहाँ पे ये आएगा। ठीक है जी, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ था, लागू हो गया था। और 26 नवंबर 1949 को क्या बन के तैयार हो गया। एक मतलब वेट किया गया यहाँ पर लगभग 1 मंथ का, किस लिए क्या किया गया, ताकि 1929 वाला आप लाहौर अधिवेशन याद करिए, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1930 में, है ना,
जनवरी 1930 में क्या है, क्या पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी, है ना। तो वो वाली बात को मुख्य रखते हुए, उनके शब्दों की मतलब वैल्यू रखते हुए वेट किया गया कि हम कब मनाएंगे, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करेंगे। बन के तैयार कब हो गया, 26 नवंबर 1949 को। तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो जो शब्द है इसकी कई बार एग्जाम में मतलब भी पूछ लेते हैं, इस शब्द का क्या मतलब है। आपको शब्दों के मतलब का अर्थ जानना बहुत जरूरी है। ये देखिए यहाँ पर प्रस्तावना में कुछ मुख्य शब्दों का उल्लेख किया गया। ये शब्द है संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। इनका विस्तार से उल्लेख नीचे किया गया। ठीक है जी। संप्रभुता, इसका मतलब क्या समझते हैं। कहते संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है। मतलब हम अपने आंतरिक और बाहरी मसलों पर खुद निर्णय ले सकते हैं। हमने मेंबरशिप ली हुई है, यूएनओ की ली हुई है, कॉमनवेल्थ की ली हुई है ना, तो मतलब राष्ट्रमंडल की ली हुई है, बट हम क्या है, किसी के अधीन नहीं है। आपने ये बात को ध्यान है। संप्रभु का मतलब है स्वयं प्रभु, हम अपने प्रभु खुद हैं, हमारे ऊपर किसी का अब राज नहीं, हम स्वतंत्र हैं, किसी भी बाहरी शक्ति से आज़ाद है। ये आपने ध्यान में रखना है। समाजवादी का देख लेते हैं। समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करवाया। वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन से पहले भी भारत की संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। मतलब कि जो हमारा डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, जो पार्ट 4 में दिया हुआ है, तो उसमें क्या है, उसमें जो जितने भी आर्टिकल्स है वो सारे के सारे लोक कल्याण से संबंधित हैं, पूरे राज्य के क्या है कल्याण से संबंधित दिया हुआ है। मतलब लक्षण तो पहले मौजूद थे, समाज के कल्याण वाले, समाजवादी, समाज को लेकर बढ़ावा करने वाले, बट दूसरे शब्दों में जो बात पहले संविधान सभा में अंतर नहीं थी उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया कि शब्द से, समाजवादी शब्द को जोड़कर स्पष्ट कर दी गई, भाषा को स्पष्ट कर दिया गया। लक्षण तो पहले भी मौजूद थे, किसमें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट नंबर 4 में, आपका 36 से लेके 51 तक के आपका क्या है ए तक क्या बनते, आर्टिकल, अनुच्छेद बनते, उसमें दिया हुआ था। लेकिन 1976 में समाजवादी शब्द को जोड़कर क्या कर दिया गया, उस बात को स्पष्ट कर दिया गया कि हमारी प्रकृति कैसी, समाजवादी है। आगे बढ़ते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद। तो आपसे कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेते हैं कि भारतीय जो समाजवाद है वो किस तरह का समाजवाद है, तो आप क्या बताओगे, लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक है जी। कैसे, जिसे राज्य आश्रित समाजवाद भी कहते हैं, क्योंकि हमारा क्या है गवर्नमेंट पे, राज्य पे, स्टेट पे, मतलब गवर्नमेंट पे क्या आश्रित समाजवाद है, क्योंकि यहाँ पे जो पब्लिक चीज़ें हैं उसके ऊपर राष्ट्रीयकरण किया गया हो। देखो जरा आगे, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। कहते सभी वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का क्या है, अनुमूलन है। मतलब पूरी तरह से ना तो राष्ट्रीयकरण किया गया और ना ही क्या है प्राइवेट प्रॉपर्टी का उन्मूलन भी है। प्राइवेट प्रॉपर्टी का क्या नहीं, निजी संपत्ति का उन्मूलन भी, दोनों तरह के शामिल है। देखिए आगे कहते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। ठीक है जी। यहाँ पे सार्वजनिक व निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद हैं, मतलब प्राइवेट सेक्टर भी और गवर्नमेंट सेक्टर भी इकट्ठे, दोनों मिश्रित अर्थव्यवस्था आपको देखने को मिलती है। सार्वजनिक पब्लिक, निजी यानी कि प्राइवेट, दोनों तरह के शामिल है यहाँ पर। ये देखिए सर्वोच्च न्यायालय कहता है लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को क्या करना है, समाप्त करना है। मतलब कहने का कि जो लोकतांत्रिक समाजवाद है इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है
कि गरीबी हटाना है, उपेक्षाओं को हटाना है, बीमारियों हटाना है और अवसर की असमानता को हटाना है, समाप्त करना है कि ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए। आगे भारतीय समाजवाद, मार्क्सवाद, आपको पता है ना मार्क्सवाद थ्योरी क्या कहती है कि मजदूरों का सब कुछ होना चाहिए, है ना। मजदूर क्या है, पूंजीवाद का नाश कर दो और मजदूर ही सारी चीज़ों के ऊपर अधिकार कर लें, ये मार्क्सवाद की। और महात्मा गांधी का मिला जुला रूप था। वो कहते हैं कि अगर अमीर नहीं होंगे, पूंजी लगाएंगे नहीं इंडस्ट्रीज के ऊपर, तो मजदूर खाएंगे कहाँ से, काम कैसे करेंगे। ये तो बल्कि उनको क्या करते हैं, काम प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों थ्योरीज का क्या है, सम्मिलित रूप यहाँ देखने को मिलता है, जिसमें गांधीवाद समाजवाद की और ज़्यादा झुकाव है। लेकिन जो हमारा लोकतांत्रिक समाजवाद है वो गांधीवादी समाजवाद की तरफ उसका ज़्यादा झुकाव देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। धर्मनिरपेक्ष, इसे पंथ निरपेक्ष कहा जाना चाहिए क्योंकि उद्देशिका में इसका जो नाम है पंथ निरपेक्ष रखा है, पंथ निरपेक्ष है, ठीक है जी। धर्मनिरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया, 42वें संशोधन के द्वारा, ठीक है जी। कब, 1976 में जोड़ा गया। उच्चतम न्यायालय ने भी 1976 में कहा था, इससे पहले ही कहा था कि यद्यपि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था, तब नहीं किया गया था, लेकिन उससे पहले भी सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बोला था कि हमारा जो कंट्री है क्या है, सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, किसी एक धर्म की तो बढ़ावा नहीं देता, सभी को समान क्या है, इक्वालिटी दी हुई है, सभी को आज़ादी है। संविधान के निर्माता ऐसा ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। कैसे राज्य की स्थापना करना चाहते थे, जहाँ पे सभी धर्मों को क्या है, इक्वालिटी, किसी का कोई पक्षपात नहीं, किसी की तरफ गवर्नमेंट का झुकाव नहीं, किसी तरफ राज्य का झुकाव ना होकर सभी को समानता दी हुई है। ये हमारा क्या है, सेकुलर है कंट्री। आगे देखते हैं, कहते हैं हमारे देश में सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। किसी एक धर्म को क्या है, संरक्षण ना देकर सबको इक्वली समर्थन प्राप्त है। कि कहाँ कहा गया है, ये हमारी उद्देशिका में जो शब्द है धर्मनिरपेक्ष, उसमें बोला गया। आगे देखते हैं। हाँ जी, लोकतांत्रिक, ये शब्द ध्यान से देखना, यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में है। सर्वोच्च शक्ति, असल शक्ति किसके हाथों में, जनता के हाथों में है। डेमोक्रेसी शब्द, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं। डेमोक्रेसी जो शब्द है को दो ग्रीक शब्दों को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें डेमोस एवं क्रेशिया, डेमोस एवं क्रेशिया कौन सी भाषा के शब्द हैं, ग्रीक भाषा के शब्द है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखे गए हैं कि जो डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का, दो शब्दों से, कौन कौन से, डेमोस और क्रेशिया से। इसका तात्पर्य क्रमशः लोग एवं शासन से है, लोग एवं शासन से है, मतलब कहने का ऐसा जहाँ पर लोगों का शासन चलता हो उसे क्या बोलेंगे, लोकतांत्रिक बोलेंगे। कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। तो हमारा कौन सा यहाँ पर, हमारा है जी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे हम अपने क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, आगे किसको, राष्ट्रपति को चुनते हैं, है ना। तो क्या हो गया, इनडायरेक्ट वे से। तो हमारा जो मुखिया होगा, हमने कैसे चुना, इनडायरेक्ट वे से। लोगों का तंत्र है लेकिन कैसा, अप्रत्यक्ष वाला, ठीक है जी। आगे देखते हैं। हाँ जी, लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के चार मुख्य औजार हैं, मतलब प्रत्यक्ष लोकतंत्र को यूज चार तरीकों से किया जाता है। कौन कौन सा, इनके नाम है परिपरीक्षा, रेफरेंडम जिसको बोलते हैं, पहल, इनिशिएटिव, दूसरा है प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना, रिकॉल करना, और जनमत संग्रह। इस तरह के ये चार औजार हैं किसके, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के। और भारत में कैसा है, भारत में इनडायरेक्ट है लोकतंत्र, कौन सा, अप्रत्यक्ष वाला। और डायरेक्ट कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। और इसके चार तरीके हैं किसके, डायरेक्ट वाले के। कौन कौन से, जो मैंने अभी आपको बताए,
रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल करना और संग्रह करना, प्लेबिसाइट। आगे देखते हैं, अब इनका अर्थ भी जान लेते हैं। अर्थ देखते हैं इसका। परिप्रेक्षा, रेफरेंडम कराना, जनमत मतलब वह तरीका जिसके जरिए सीधे मतदान द्वारा विधायी व्यवस्था तय होती हो। रेफरेंडम सीधा सीधा लोगों से क्या करवा लो, वोटिंग करवा लो, जनमत करवा लो, इसे बोलते हैं। ठीक है जी। और पहल, इनिशिएटिव, इसमें क्या होता है, एक तरीका है जिसके जरिए लोग किसी अध्यादेश को प्रभावी बनाने के लिए विधानमंडल को कह सकते हैं। मतलब अपनी बात मनवाने के लिए विधानमंडल को डायरेक्ट वो बोलेंगे, और ऐसी गवर्नमेंट क्या है, डायरेक्ट लोगों का कहना मानती है, तो क्या हो जाएगा, इसे बोलेंगे पहल। और ये किसका पार्ट है, डायरेक्ट लोकतंत्र का। डायरेक्टली लोगों ने क्या किया, अपने विधानमंडल में क्या बोला, ये करो जी, अध्यादेश करो, तो क्या हो गया, ये डायरेक्ट लोकतंत्र हो गया। आगे प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना, रिकॉल करना। यह एक तरीका है जिसके जरिए मतदाता प्रतिनिधि को हटा सकते हैं या एक अधिकारी को कर्तव्य पालन न करने पर उसके कार्यकाल से पहले उसको हटा सकते हैं। आजा वापस भाई, तूने ये काम नहीं किया, ऐसे कहने से मतलब कि अपने प्रत्याशी को वापस वो बुला सकते हैं। ठीक है जी, लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं भी आप नहीं कर रहे हो हमारा काम, ऐसे नहीं ऐसे, आप वापस आओ, जो भी है, तो इसे बोलेंगे रिकॉल। मतलब जनता ने डायरेक्ट क्या कर दिया, रिकॉल कर लिया, हमने ही चुना था, आपको आओ नीचे, ये हो जाएगा। ठीक है जी। आगे है संग्रह करवाना। संग्रह, ये देखिए, जनमत से निर्णय सार्वजनिक महत्व के किसी मुद्दे पर इस तरीके से लोगों की राय ली जाती है, सामान्यतः इसका प्रयोग क्षेत्रीय विवाद के निपटारे के लिए किया जाता है। मतलब कोई मुद्दा है, उस पर बोलते हैं कि चलो कोई अगेंस्ट है, कोई फेवर है, वोटिंग करवा लेते हैं, है ना, इसके ऊपर, तो जनमत संग्रह करवाते हैं, ये हो गया। जनमत से निर्णय यानी कि किसी सार्वजनिक, कोई बड़े लेवल के सार्वजनिक, सब लोगों से संबंधित कोई मुद्दा है, सारे लोगों से संबंधित कोई मुद्दा है, उसके पक्ष में या विपक्ष में निर्णय लेना है, तो क्या करवा लो, जनमत करवा लो। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा आपका संग्रह, जनमत संग्रह बोला जाएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हैं, कानूनों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। तो हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहलाता है जी। ठीक है, क्योंकि हम क्या है, हमारे प्रतिनिधि वो चुनते हैं और वो क्या करते हैं, हमारी सरकार चलाते हैं, सरकार बनाते हैं, हमारे लिए कानून बनाते हैं, और ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट होगा लोकतंत्र, ये ध्यान में रखना है। गणतंत्र, गणतंत्र को जान लेते हैं। एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, राजशाही और गणतंत्र। लोकतंत्र को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो। ठीक है जी, एक तो है राजशाही और एक है गणतंत्र। राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख आमतौर पर राजा या रानी होता है, जैसे ब्रिटेन में हो गया। उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद पर आसीन होता है, जैसा कि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी राजा रानी, फिर उसकी औलादें, फिर उसकी आगे औलादें बनती रहेगी। ये क्या है, राजशाही, लोगों का ही शासन, मतलब लोकतंत्र है, लेकिन प्रमुख कौन है, राजा रानी, और वो क्या चलता रहेगा, वंशानुगत चलता रहेगा। ठीक है जी, उत्तराधिकारी। आगे है, वहीं गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष या अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे अमेरिका और हमारा भारत भी भाई, है ना। तो हमारे यहाँ पे क्या है, अप्रत्यक्ष जो लोकतंत्र के द्वारा हम अपने प्रमुख को एक निश्चित टाइम के लिए 5 सालों के लिए चुनते हैं। ठीक है जी, जहाँ पे चुनाव होता है एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए, तो ऐसा क्या होगा, गणराज्य होगा। ठीक है जी, मतलब वंशानुगत या उत्तराधिकारी पद का वो लाभ नहीं उठा सकता इस चीज में। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। ठीक है जी, चुनाव के जरिए सत्ता में आता है, और कितनी मर्जी बार 5 साल के बाद, मतलब फिर दोबारा से इलेक्शन में जितने मर्जी टाइम के लिए वो दोबारा राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ सकता है, कोई लिमिट नहीं है। आगे देखते हैं,
गणतंत्र में दो और बातें शामिल है। पहली यह कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने की बजाय लोगों के हाथ में होती है। वाह भाई वाह, ये पॉइंट समझा देगा आपको सारी बात। कहता कि जो लोग गणतंत्र है उसमें एक अर्थ और है कि जो शक्तियां हैं किसके हाथ में, एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर लोगों के हाथों में होगी, जनता के हाथों में होगी। ये किसका एक प्रमुख क्या है, विशेषता है। दूसरी किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। भी किसी एक वर्ग को कोई स्पेशल अधिकार, राइट्स नहीं मिलेंगे, विशेषाधिकार नहीं मिलेंगे, सबके लिए सेम रूल रहेंगे। इसकी एब्सेंट होना मतलब कि गणतंत्र होना है। इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होता है। सार्वजनिक कार्यालय मतलब कि जो पब्लिक के लिए सार्वजनिक कार्यालय ऑफिसेज होते हैं वो सबके लिए समान खुले होते हैं, सारों के लिए खुले होते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। न्याय। अच्छा, ये भी क्वेश्चन भी आता है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। 3 प्रकार के न्याय की। कौन कौन से, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। प्रस्तावना में 3 भिन्न रूपों से शामिल है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। मतलब इनकी व्याख्या के लिए भी कैसे समानता मिलेगी, कहाँ पे पूरा डिटेल में दिया है। अपना फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हो आप पार्ट 3 में, डीपीएसपी पढ़ते हो आप, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में, वहाँ पे डिटेल में एक एक आर्टिकल के साथ लिखा हुआ है। ठीक है जी, क्या न्याय की सुरक्षा की मौलिक अधिकारों की नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंध के जरिए बताया गया है कि आपको प्रोवाइड कर दिए हैं राइट्स, आपके न्याय प्रोवाइड किया है किसके जरिए, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के द्वारा। वहां पे खोल खोल के लिखा गया है इसको। आगे देखिए। अच्छा, सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है, ये भी क्वेश्चन का ऐसे आ सकता है। सामाजिक न्याय का अर्थ होता है हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार करना। मतलब किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के साथ में धर्म, जाति, लिंग के आधार पे कोई भेदभाव ना किया जाए, तो क्या है, सामाजिक न्याय मिला उसे। इसका मतलब है समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार करना है। ये आपने समझ लिया। यहाँ पर भी किसी भी पर्टिकुलर वर्ग को, किसी भी एक वर्ग को कोई की स्पेशल अधिकार यहाँ पे नहीं दिया गया, आपने ये ध्यान में रखना है। और यहाँ पे है अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त है। आर्थिक न्याय का मतलब देखते हैं। आर्थिक न्याय मतलब क्या कहता है हमें। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा, आय, संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। मतलब आर्थिक परिस्थितियां देख के आधार पर भी आपको वोट नहीं देना, आपके पास तो जमीन नहीं है या पैसे नहीं है, आप गरीब हो, आपकी इनकम इतनी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। सबको क्या है, इक्वल राइट है। ठीक है जी। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो। सबको क्या है, इक्वली राइट प्राप्त है। यहाँ पर सामाजिक न्याय, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। ठीक है जी। 1917 की जो रूसी क्रांति हुई थी, ये वहां से अपने ये बातें शामिल की गई हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता वर्ड इजी है, आजादी, लिबर्टी, जो भी आप कहते हैं इसको, इसका अर्थ क्या है सुनिए ध्यान से, जरूरी है, सुनो। स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति, आपके ऊपर रोक टोक की क्या है, अनुपस्थिति होना, तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। ठीक है जी। आपके विकास के लिए अवसर प्रदान करना और आपके गतिविधियों पे रोक ना लगाए जाए, तो ये क्या है, आपकी स्वतंत्रता है।
प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, आर्टिकल 19 पता होगा आपको, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। मतलब ये हमें मौलिक अधिकारों के थ्रू हमें ये क्या मिला हुआ है, फंडामेंटल राइट मिला हुआ है। इसका स्वतंत्रता का अर्थ आप समझ चुके हो। इनके हनन के मामले में कानून का दरवाजा खटखटा सकते हो। मतलब अगर आपको किसी तरह की अपने मौलिक अधिकारों में रोक टोक होती है तो आप क्या कर सकते हो, कानून का दरवाजा खटखटा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं है कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया। इस लाइन को भाई अंडरलाइन कर लो अपने दिमाग में भी और अपने कॉपी में भी स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आपकी स्वतंत्रता के कारण किसी और का नुकसान हो। कुछ भी करने का आज़ादी, मतलब हो कि कोई लोग सो रहे हैं, आप बोलोगे मैं तो डीजे बजाऊंगा, मुझे तो आज़ादी है। नहीं, ऐसा नहीं। किसी की दूसरे की आज़ादी को खोए बिना, डैमेज किए बिना आप अपनी स्वतंत्रता को क्या है, एंजॉय करोगे। देखो, स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। ये प्रस्तावना में लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब प्रस्तावना में बोला गया है कि किसी के अधिकारों का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर रह के करना है। आज़ादी है पर लिमिट में रहकर, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हो। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया। ये भी आपने याद रखना है। जो लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी, ये तीन जो शब्द हैं हमने कहाँ से लिए, फ्रांस से लिए हैं। और उसकी क्रांति कहाँ से, 1789 से है। रूसी क्रांति से हमने 1917 वाली से क्या लिया था, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय का आपने लिया था। तीन शब्द। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, समता। समता मतलब समानता। समता का अर्थ समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रोवाइड करना। ठीक है जी। कहते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर प्रदान करती है भाई। इक्वलिटी का प्रावधान है। इस उपबंध में समानता की 3 आयाम शामिल है। नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक मौलिक अधिकारों पर निम्न प्रावधान नागरिक समता को सुनिश्चित करता है। मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो हमारे आर्टिकल 14, 15, 16 जो दिए हुए हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, समानता। विधि के समक्ष समानता कौन से अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में? अभी आपके आर्टिकल 12 से लेकर आपको 35 तक सारे 1 to 1, मतलब सारे याद डिटेल में होने चाहिए। तो 14 कहता है आपको विधि के सामने समानता। फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6 हैं जी। पहले कितने हुआ करते थे? 7 हुआ करते थे, है ना। राइट टू प्रॉपर्टी आपका हटा दिया गया है, ठीक है जी। वो 300A में रखा है। अब कानूनी अधिकार बन चुका, वो भी मैं आपको आगे डिटेल में करवाऊंगी। अभी के लिए यहाँ देखते हैं विधि के सामने समानता। अनुच्छेद 14 कहता है, 14 कहता है अनुच्छेद, धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर किसी से मूल वंश के निषेध। क्या निषेध है? भेदभाव नहीं करना। किसके आधार पर? धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पर, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करना। ये बात कहाँ लिखी है? आर्टिकल 15 में लिखी हुई है, ठीक है जी। आगे है जी आर्टिकल 16, यहाँ पे लिखा नहीं हो, अवसर की समानता। आर्टिकल 16 क्या कहता है? अवसर की समानता। अवसर की समानता मतलब सबको क्या है, हर क्षेत्र में समान क्या मिलेंगे, अवसर मिलेंगे। नौकरी के फार्म निकलेंगे, सारे लोग भर सकते हैं, ठीक है जी। अवसर की समानता है उनको। अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 में क्या है? छुआछात नहीं करना। अगर ऐसी कोई कंप्लेन आती है, आपके साथ कोई छुआछात वाला भेदभाव होता है कि मैंने छू लिया जी, मैं तो गंदा हो गया, कुछ भी ऐसा, तो आप कानून का दरवाजा खटखटा सकते हो। कहाँ पे लिखी है ये बात? 17 कहता है, ये आपका लिखा हुआ है संविधान में। उपाधियों का अंत, मतलब टाइटल्स का क्या है?
अबोलिश किए गए हैं यहाँ पर आर्टिकल 18 के अंदर। इसमें कहा गया है कि टाइटल जैसे किसी को राजा, महाराजा, प्रधान जी ऐसा नहीं कहना, मतलब कि आपको जो एजुकेशनल और जो आर्मी वाले हैं टाइटल वो मिलेंगे उनको, और कोई यूज़ नहीं करेगा। भारत रत्न वगैरह ये यूज़ कर सकते हैं और बाकी नहीं। आगे जी देखते हैं अगला। देखिए, संविधान में दो ऐसे उपबंध हैं जो राजनीतिक समता को सुनिश्चित करते हैं। प्रथम की धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा। ये कौन से आर्टिकल में लिखी? 325 में लिखा हुआ है। ठीक है जी, क्या लिखा हुआ है भी? राजनीतिक न्याय कैसे मिला आपको? सुनो क्या कहते हैं, आपके धर्म के, आपकी जाति, आपके लिंग के आधार पे, आपके वर्ग के आधार पे आपको मतदाता सूची से बाहर नहीं निकाला जाएगा भी आप तो फलां जाति के हो, आप तो फलां रंग के हो, आप फलां धर्म के हो तो हम आपको बाहर निकालें। ऐसा हो ही नहीं सकता भारत में। ठीक है जी। दूसरा, लोकसभा और विधानसभाओं के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान। ठीक है जी, कहाँ पे? 326 में दिया गया है जी। बिना किसी भेदभाव के आप भी क्या कर सकते हो? लोकसभा में, विधानसभा में मतदान का प्रावधान है। आपकी बस उम्र कितनी चाहिए? 18 साल होनी चाहिए। 18 साल से अब आप क्या है वोटिंग कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, हाँ जी, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत 39 में क्या कहा है? महिला तथा पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन। ये क्वेश्चन बड़ी बार आया हुआ है जी कि समान काम के लिए समान वेतन, यानी पुरुष और महिला को सेम काम कर रहे हैं, दोनों को सेम सैलरी मिलेगी। ऐसे नहीं है कि तुम तो लेडी हो और तुम तो काम कम करती, तुम तो फिजिकली कमजोर, ऐसा नहीं है। सबको, इन दोनों को क्या है? इक्वल सैलरी मिलेगी। और ये कहाँ पे लिखा है? पार्ट 4 के आर्टिकल कौन सा? 39 में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये दिया हुआ है। कौन सा अनुच्छेद? 39वां। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। आगे देखते हैं, बंधुत्व। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। संविधान एकल नागरिकता के तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। मतलब आप बंगाली हो, आप मराठी हो, आप कहीं के भी हो, तमिल हो, कोई भी हो, आप सबका कंट्री क्या है? एक है। हम भारतवासी, हम एक नागरिक हैं। हम सब क्या है? आपस में भाई भाई हैं। हम एक देश की संतान हैं। ये भाईचारे की भावना। ठीक है जी। तो ये हमें बंधुत्व की ये वर्ड जो है सुनिश्चित करता है इस चीज़ को। ठीक है जी। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू जी।